हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। नाउ तुम लोगों की रिवीजन को आसान बनाने के लिए आई हैव मेड दी स्पेशल रिवीजन कार्ड्स। उसी के बेसिस पर हम पढ़ेंगे एंड ऐसे अराउंड 40 कार्ड्स होंगे। तो इस वीडियो के बाद भी 30-40 मिनट्स में तुम आराम से उन्हें रिवाइज कर पाओगे। सो अब क्या हमें सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम पढ़नी जरूरी है? सो द आंसर इज नो, सारी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। हमारा प्राइमरीली फोकस रहना चाहिए फ्लैगशिप स्कीम्स पर, जैसे हमारी आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना। इन्हीं के बेसिस पर डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके अलावा मोदी जी ने अपनी स्पीचेस में जिन स्कीम्स को एम्फेसाइज किया है वो जरूरी रहती हैं। एंड उसके अलावा बजट में अगर कोई नई स्कीम, नया मिशन आया है, वो हमारे लिए जरूरी है। नाउ इस सबके सोर्सेस क्या रेफर करने चाहिए? हमेशा ना ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स रेफर करना है, या पीआईबी या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री की। सो उसी बेसिस पर ये सारा कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है एंड इसी के बेसिस पर आई हैव सेग्रीगेटेड, तुम लोगों के लिए आसान बना दिया है बिल्कुल। सो लेट अस स्टार्ट अपना सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। नाम क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखो नाम से ही पता चल जाएगा कि ये एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सो अब वहां पर थोड़ा गेस वर्क करना पड़ता है। इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, अगर 40-50 स्कीम्स पढ़ रहे हो, हर किसी की 10 स्टेटमेंट्स होंगी, 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, वो सब याद नहीं रह सकता। तो प्राइमरीली उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जरूर याद रख लेना। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो जरूर याद होना चाहिए। उसके अलावा कोई बहुत स्पेसिफिक फीचर है तो वो खास मैं बता दूंगा, उसे ध्यान में रख लेना। जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या है, इंडिया में क्या इशू चल रहे हैं? हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड चेन्स नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है। तो इसमें उन्हीं पर फोकस करेगा। अपना फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, फार्म गेट एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो उसी के लिए एक फंड बना दिया, कॉपस बना दिया। एंड एफपीओ पीएसी एग्री स्टार्टअप्स को फंड देंगे ताकि वो बना सकें। फिर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। आत्मनिर्भरता का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भरता मीन्स सेल्फ रिलायंस। अब पल्सेस पर हमारा शिफ्ट हो रहा है, प्रोटीन शिफ्ट देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, इंपोर्ट कम से कम करने पड़े पल्सेस। तो इसीलिए दिस वाज ब्रॉट, आत्मनिर्भरता आए पल्सेस में, पल्सेस प्रोडक्शन इंक्रीज हो, हाई यील्डिंग पल्सेस सीड्स यूज करें, बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस करें ताकि हमारी खुद की यील्ड बढ़ जाए। एंड इसके लिए फार्मर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो। एंड हमारा प्राइमरी फोकस इस पे किस पर है? तूर, उड़द एंड मसूर। ये पल्सेस है हमारे, ठीक है। फिर आता है इसके बाद हमारा नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड। ना अब इनमें ना मिनिस्ट्री कौन सी है वो ध्यान में रख लेना। कुछ में तुम्हें डायरेक्टली समझ में आ जाएगी नाम पढ़ते ही, बट जहां कोई थोड़ा सा ट्रिकी होगा ना कि किसकी है, वो मैं स्पेसिफिकली तुम्हें बता दूंगा। अब नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, ऑयल सीड वाला वर्जन है ये इसका। इसमें क्या है? हमारी ऑयल सीड्स की डिपेंडेंसी कम करना, हमारी खुद की प्रोडक्शन बढ़ाओ, बाहर से डिपेंडेंस कम करो, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो सके। सो इसीलिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल कॉमन सेंस, जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उनको उगाओ, जैसे मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड ऑयल पाम। अब इसका एक खुद का एक और वर्जन भी है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम वाला। उसमें क्या हम करेंगे? उसमें हम ऑयल पाम प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे, नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा, अरुणाचल, वहां पर ऑयल पाम उगवाएंगे। तो बस यही है, एरिया एक्सपैंड करो ऑयल पाम का, फार्मर्स को इंसेंटिव दो, वैल्यू चेन से इंटीग्रेट करवाओ और उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड करो। सो अगर देखें हम, इसकी पूरी लाइफ साइकिल पर फोकस है, इनपुट, सब्सिडी, सीड्स एक्सेट्रा, सब कुछ से लेकर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट तक, हार्वेस्टिंग के बाद भी उसको इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना। सो पूरी लाइफ साइकिल पर फोकस है, ठीक है। सो अब यूपीएससी क्या करेगा? वो एक ना एक नई स्टेटमेंट लेकर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन उसने पूछा, अनीमा मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। सो अब इसमें उसने 4 स्टेटमेंट दे दी। अब हर स्टेटमेंट मुझे याद प्रैक्टिकली रख पाना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर देखूं, वहां मुझे इतनी सारी स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, सब तो याद में रख नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए वहां पर कुछ में गेस वर्क करना पड़ेगा। इट इज होता है, वहां पर गेस वर्क करना पड़ता है, ठीक है। बाकी बहुत एक्सट्रीम देकर वो फंसा देगा। जैसे अनीमिया में उसने क्या किया, यहाँ पर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कर दिया। सबको पता है अनीमिया के लिए क्या चाहिए होता है, आयरन टैबलेट्स देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड देते हैं। तो आयरन को उसने कर दिया कैल्शियम। तो ये पता चल जाएगा तुम्हें कि यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है। अब उसके अलावा जैसे ये जेनरिक चीजें हैं, कैंपेन चलाएगा, टेक्नोलॉजी यूज करेगा, ये सब में होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगेन ये सारी स्टेटमेंट्स अगर मैं वेबसाइट पर जाऊं, ध्यान रखूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम होने के बाद तो कोई भी आकर बोल सकता है कि यार ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर थी एंड तुम्हें पता होनी चाहिए थी, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसकी हर स्टेटमेंट याद रखना।
ठीक है? तो इसमें थोड़ा गेस वर्क करना पड़ता है। फिर आती है हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान। इसमें क्या है? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखो। ऑब्जेक्टिव क्या है? किसान को सम्मान करना है, तो हमारे जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, उनको क्या इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करवाएँगे उन्हें। सो 6000 पर ईयर 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में उन्हें मिलेगा। अब इस चीज़ में तुम्हें क्या ध्यान में रखना है? इसमें तुम्हें ध्यान में रखना है कि खाली ये लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए है। एंड इसमें भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया दिए हुए हैं उन्होंने कि जैसे अपना सीए, एमबीबीएस हो गए, इसके अलावा फॉर्मर एमपीज़, एमएलएस उन सबको इससे एक्सक्लूड किया हुआ है कैटेगरी से। और इसमें प्राइमरीली और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इट इज़ फोकसिंग ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एज़ हमारी जो स्टेट्स हैं, वो वेरीफाई करेंगी एलिजिबिलिटी ऑफ फार्मर्स और पूरी फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा हमारी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये भी बजट में अनाउंस हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पर इम्प्रूव करवाएँगे। तो सारी चीज़ों पर फोकस होगा इसमें। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, तो पूरी एग्रीकल्चर की लाइफ साइकिल जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज पे फोकस करो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करो एंड साथ में क्रेडिट फैसिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। तो जो-जो इनको इश्यूज़ आ रहे हैं ना, सारे इश्यूज़ को इसमें हम एड्रेस करेंगे। ध्यान में रखना, धन धान्य कृषि योजना 100 लो प्रोडक्टिविटी एरियाज़ पर फोकस करना है हमें। फिर इसके बाद आता है हमारी फसल बीमा योजना। नाम से ही पता चल रहा है क्या? व्हाट इज़ बीमा? क्रॉप इंश्योरेंस। तो क्या कर रहा है ये? क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा क्रॉप लॉसेस के अगेंस्ट, हमारी जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, पेस्ट, डिजीज़ेज़ एटसेट्रा की वजह से जो होते हैं। ठीक है? अब इसके प्रीमियम और ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है किस पे कितना परसेंट प्रीमियम देगा। दे आर नॉट गोना आस्क इट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो प्री सोइंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट दोनों लॉसेस कवर करता है। इसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग एटसेट्रा असेस करने के लिए। एंड हमारी ये नेचुरल कैलामिटीज़ भी इसमें कवर होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके यूपीएससी डायरेक्टली स्टेटमेंट बना देगा कि नेचुरल कैलामिटीज़ इसमें कवर होती हैं या नहीं होती। तो ध्यान में रखना, होती हैं। फिर हमारी आती है लास्ट इंपॉर्टेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। वो क्या है हमारा? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। नाउ व्हाट इज़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? तो इसका पर्पस यही है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, डिसीजन मेकिंग में वो ऑगमेंट करेगी और फार्म प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके, फार्मर अच्छे डिसीजन ले सके और पॉलिसी मेकिंग भी डिसीजन बेसिस पर हो सके। एंड इसमें हमारा प्राइमरीली क्या यूज़ कर रहे हैं हम? एग्री स्टैक। ध्यान में रखना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे फॉर एग्रीकल्चर, जिसे हम बोलेंगे एग्री स्टैक। उसमें वही सब चीज़ें आ जाएँगी हमारी, सॉइल रजिस्ट्री, क्रॉप मैपिंग, उससे रिलेटेड डेटा, सॉइल से रिलेटेड डेटा, एवरीथिंग विल कम अंडर दिस। फिर हमारा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहेगा। जो हमारा सारा डेटा होगा उसको हम कंपाइल कर कर इकट्ठा कर कर रख लेंगे। जियोस्पेटियल डेटा हो गया, क्रॉप यील्ड का डेटा हो गया, क्रॉप ग्रोन डेटा, सब चीज़ एक साथ आ जाएगी। उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग हम कर पाएँगे। ठीक है? सो लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप यील्ड, सॉइल सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो पर्पस यही है, डिजिटली उनको एम्पावर करो, अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो सके, ताकि उनकी इनकम इम्प्रूव हो, एफिशिएंसी हो और रेजिलियंस बढ़े। फिर आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल क्या है? अपना है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडल इंस्टीट्यूशंस बनाना, स्कूल्स का मेकओवर करना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आओ और उनको सबको एनईपी 2020 से अलाइन करना, उनके सारे कंपोनेंट्स को। ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करेंगे, बढ़िया स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरी सब कुछ लेकर आ जाएँगे। एंड पेडागोजी जो है हमारी, दैट विल बी लिंक्ड विद 21st सेंचुरी स्किल्स। एनईपी से भी इसको लिंक कर देंगे। ठीक है? तो सोलर पैनल लगवा दो, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ले आओ, स्मार्ट बोर्ड्स, डिजिटल लैब्स सब कुछ उसमें लेकर आ जाओ। फिर आती है हमारी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। दिस वाज़ आल्सो अनाउंस्ड इन अभी हमारे बजट में। अब ये क्या है? भारतीय भाषा मतलब इंडियन लैंग्वेजेस, नाम से ही मुझे पता चल रहा है। तो इसका पर्पस क्या है? इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना और डेवलप करना अपना एजुकेशन मटेरियल इन रीजनल लैंग्वेजेस, मदर टंग में। तो हमारी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उन सब में हमारा मटेरियल ट्रांसलेट करवाओ, उनको बनवाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है? फिर जो इम्पोर्टेंट है इसकी वो है समग्र शिक्षा अभियान। ना समग्र शिक्षा अभियान में इन्होंने क्या किया? समग्र शिक्षा अभियान में
पहले हमारी मल्टीपल स्कीम्स होती थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर्स एजुकेशन, उन सबको एक मर्ज कर अम्ब्रेला स्कीम बना दी, समग्र बना दिया उसको, ठीक है? तो सारी जो हमारी स्कीम्स थी, वो एक ही अम्ब्रेला स्कीम के अंडर लेकर आ गए, समग्र शिक्षा अभियान। तो पूरी एजुकेशन में जितनी भी चीज़ें लानी है, रिफॉर्म्स लाने हैं, वो सारी चीज़ें अब हमारी इसी के अंडर होंगी, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। तो क्वालिटी इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना एंड एनईपी को फोकस रहेगा। अब एजुकेशन वाली मोस्टली जो हमारी स्कीम्स है ना, सब में एनईपी 2020 से लिंक कर दिया उनको और उन पे फोकस करने के लिए बोला है। फिर डिजिटल एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट, फाउंडेशनल लिटरेसी, हमारी न्यूमरेसी, सब चीज़ों पर इसमें फोकस है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा पीएम पोषण। पोषण क्या है? पोषण शक्ति निर्माण। सो दिस हैज़ रिप्लेस्ड हमारा मिड डे मील स्कीम एंड इसके बाद भी इसका 2.0 वर्जन आ गया है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, जिसको डायरेक्टली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ओवरसी करता है। ठीक है? तो क्या पर्पस था मिड डे मील का? एंड इसका भी क्या पर्पस है? न्यूट्रिशन इंप्रूव करवाना, स्कूल में नहीं आते तो उनको मिड डे मील्स के थ्रू हॉट मील्स प्रोवाइड करो, जिससे कि वो रोज स्कूल आए एंड उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव हो सके। सो वही इस पे फोकस कर रहे थे। एंड इसके बाद है हमारा पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम। क्या है रिसर्च फेलो? नाम से ही पता चल रहा है, अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इनटू रिसर्च एंड रिटेन करो उनको, हाई वैल्यू फेलोशिप्स प्रोवाइड करवाओ। तो मंथली स्टाइपेंड दे दो उनको ताकि वो रिसर्च की तरफ अपना फोकस कर सकें। ठीक है? बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, कॉमन सेंस से भी पता ही चल रही है क्या बात होगी उसमें। इसके बाद आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम, आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसका पर्पस क्या है? जन आरोग्य योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना अगेंस्ट कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंसेस। तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। कितने का? पर फैमिली विल बी प्रोवाइडेड ₹5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है? अब इस फिगर को ध्यान में रखना है, इसे रट लेना है, 5 लाख। अब वो क्या करेगा? इस 5 लाख की जगह 10 लाख दे देगा या 50 लाख दे देगा। तो वो यूजुअली यही करता है, फैक्ट्स के साथ खेलता है, बहुत एक्सट्रीम बना देता है और यूजुअली फिर गलत होती हैं वो स्टेटमेंट्स। सो ध्यान में रखना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा हर फैमिली को। एंड इसके अलावा इनकी क्या रहेगी? नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी। तो मेरा एक बार कार्ड बन गया, मैं चाहे महाराष्ट्र में हूँ, हरियाणा में हूँ, राजस्थान में हूँ, सब जगह वो एप्लीकेबल होगा। एंड पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में चलेगा। इट इज नॉट जस्ट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट एट द पार सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। एंड इसमें देर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज एटसेट्रा, और सब पेपरलेस तरीके से काम करेगा। ठीक है? एंड अनदर गुड थिंग जो याद में रखनी है इसमें कि डे 1 से ही हमारी कवरेज है, तो हमारी प्री एग्जिस्टिंग जो मेडिकल कंडीशंस है ना, वो भी इसमें कवर्ड रहेंगी। अब यूपीएससी फंसाने के लिए पता है क्या स्टेटमेंट बनाएगा? कि हमारी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। सो नो, हमारी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर आल्सो कवर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है? फिर आता है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन। नाउ जैसे हमारा समग्र शिक्षा अभियान बना दिया था ना, वैसे ही नेशनल हेल्थ मिशन एक सिंपल ओवरऑल अम्ब्रेला स्कीम बना दी, जो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, क्वालिटी हेल्थ केयर पर फोकस करेगा। ठीक है? तो हमारे जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन थे, सब्ज्यूम कर एक ये हमने बना दिया। तो वही सारी इंटरवेंशंस आएंगी, आशा वर्कर से रिलेटेड, फ्री हमारी एसेंशियल ड्रग्स, मैटरनल चाइल्ड केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, everything will be covered under this। ठीक है? इसके अलावा अब जो नई स्कीम्स आ रही हैं उनमें स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर भी फोकस है। तो हमारा आईसीटी टूल्स, एचएमआईएस, टेलीमेडिसिन भी यूज करेंगे ताकि हम लास्ट माइल तक क्वालिटी हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करवा सकें, मॉनिटरिंग के लिए भी और सर्विस डिलीवरी के लिए भी। क्लियर? फिर आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये है हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम इसमें। तो पोषण 1 हमने देख लिया था, अब सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 एक नई स्कीम बना दी है, जिसमें सारे इससे रिलेटेड कंपोनेंट्स हमारे आ गए हैं। तो ये क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 पे हम सारे जो भी चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन, नॉट ओनली इन चिल्ड्रन बट ऑल्सो हमारा एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, उनको भी इसके अंडर हम कवर करेंगे। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड वुमेन और चिल्ड्रन में जो भी इश्यूज हैं, उसके लिए हमारी ये बन गई है अब सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है? सो पोषण अभियान है हमारा एसएनपी मर्ज हो चुका है। तो फोकस रहेगा आंगनवाड़ी को मॉडर्नाइज करो, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आओ,
न्यूट्रिशन डिलीवरी करो एंड टेक्नोलॉजी का मैंने यूज़ बोला था ना, तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल इसमें आता है टेक्नोलॉजी यूज़ का, दैट इज़ वाया हमारा पोषण ट्रैकर ऐप्स। तो पोषण ट्रैकर ऐप्स के थ्रू वो ट्रैक करेंगे कि क्या तुम्हारे न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। फिर सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस, पोएम पोषण से लिंक जैसे हमारी जो न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा था, वो भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, मैटरनल हेल्थ एंड बिहेवियरल चेंज, ये तीनों हमारे प्राइमरी फोकस है। ठीक है? सो अर्ली चाइल्डहुड केयर पर भी इसमें फोकस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। मोदी जी की स्कीम है फेवरेट। तो क्या क्या पर्पस था उसका? डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो उसमें एड्रेस करना और उसे रोकना एंड हमारा एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट प्रमोट करना। ठीक है? तो अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों इन्वॉल्व थे। पहले इनिशियली 400 डिस्ट्रिक्ट्स में था, अब इसको पैन इंडिया बना दिया है। सिंपल सी चीज़ है ये, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना का क्या है ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड wage compensation to pregnant and lactating women and ensure rest and nutrition before and after delivery। स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। फर्स्ट लाइव बर्थ के बाद 5000 मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है? अब वो क्या पूछेगा कि खाली एक ही बर्थ के लिए मिलेंगे या सेकंड बच्चे के लिए भी मिलेंगे? सो आंसर इज सेकंड बच्चे के लिए भी प्रोवाइड करवाएंगे 6000, बट गिवन द फैक्ट कि अगर सेकंड चाइल्ड हो हमारी गर्ल चाइल्ड। ठीक है? तो हमारा पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज लेकर आना चाहते हैं टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड, तो इसीलिए क्या किया है, कैश इंसेंटिव ऑफ 6000 इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेकंड चाइल्ड, अगर सेकंड चाइल्ड हमारा गर्ल चाइल्ड है। क्लियर? अंडरस्टूड? डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब इसके बाद क्या आती है हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नाउ दिस इज ऑल्सो फेवरेट गवर्नमेंट की। अब क्या हुआ, हमारा जो एनपीएस था और ओल्ड पेंशन स्कीम था, दोनों के फीचर्स को मिलाकर बना दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नाउ यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज फेवरेट, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, आने के बहुत हाई चांसेस हैं एंड एनपीएस पर यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। सो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा फाइनेंशियल बर्डन जाता था गवर्नमेंट के ऊपर, पूरा कंट्रीब्यूशन उसे देना पड़ता था एंड फिर एनपीएस लेकर आए, थोड़ा सा बर्डन कम करते हैं, हमारा एम्प्लॉय पर भी कुछ ट्रांसफर कर देते हैं। वो कितना परसेंट है उसकी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लस एनपीएस में क्या किया था, उसको जो कंट्रीब्यूशन था मार्केट से लिंक कर दिया था, मार्केट में उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसके बेसिस पर उनको पेंशन मिलेगी जितने रिटर्न्स आएंगे। सो वो थोड़ी इनस्टेबिलिटी थी। तो इन्हीं सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लेकर आए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें क्या होगा, एक फिक्स उनको पेंशन मिलेगी, जैसे ओपीएस में फिक्स पेंशन मिलती है वैसे ही इसमें भी फिक्स पेंशन मिलेगी एंड कंट्रीब्यूशन हमारा डिवाइड हो जाएगा। गवर्नमेंट, हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कंट्रीब्यूशन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? एंड दिस विल बी इन्फ्लेशन इंडेक्स, डीए वगैरह होंगे इसमें। अब इसमें क्या कंडीशंस हैं कि मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस करनी होगी, उसके बाद मिलनी शुरू हो जाएगी 10,000 एंड उसके बाद फिर 25 इयर्स तक कर ली तो गारंटीड 50% मिलेगी, उसके बीच में होगा तो पर्टिकुलर रेशियो मिलेगी, वो सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इसके बाद ये चीज ध्यान में रखना कि अनफॉर्चुनेटली इफ अ पर्सन डाइज तो उसकी जो 60% ऑफ द पेंशन थी इमीडिएटली ऑफ द डिमाइस, वो उसके बाद उसकी फैमिली को मिलेगी। एंड अब इसमें हमारे कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं, कौन कौन ले सकते हैं, तो हमारे जो लेटेस्ट हमारे नए एम्प्लॉयज आएंगे, ज्वाइन करेंगे, वो सब ले सकते हैं। हमारे जो पुराने एनपीएस में हैं आफ्टर 2004, ध्यान में रखना, जो 2004 के बाद एनपीएस वाले हैं या रिटायर हो गए हैं, वो सब भी हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब उज्ज्वला योजना तुमने हर पेट्रोल पंप पर इसकी ऐड देखी होगी। अब ऐसी इतनी कॉमन स्कीम जो हर जगह मेंशन हो रही है, चल रही है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसका पर्पस क्या है, कुकिंग कनेक्शन प्रोवाइड करवाना पुअर हाउस होल्ड्स को, उनकी डिपेंडेंसी कम करना, रिड्यूस करना अनहेल्दी कुकिंग फ्यूल जैसे फायरवुड, काऊ डंग पर। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, वो पूछ सकता है इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, विमेन का बेनिफिट भी होगा, एम्पावरमेंट भी होगी उनकी, एक्स्ट्रा लेजर टाइम मिलेगा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, क्यों, क्योंकि ये काऊ डंग, कुकिंग फ्यूल जैसे फायरवुड, उनके एमिशंस कम हो जाएंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट होगा क्योंकि यहाँ से एमिशंस कम हो रहे हैं। तो ट्रिपल विन है, ध्यान में रखना, ट्रिपल विन है
उज्ज्वला योजना के साथ। तो क्या पर्पस है इसका? एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे बीपीएल वुमेन को, हर किसी को नहीं प्रोवाइड करवा रहे, ठीक है। इट इज नॉट फॉर ऑल वुमेन। अगर उसको फंसाना होगा तो वो बोल देगा कि दिस इज फॉर ऑल वुमेन, ध्यान में रखना, इट इज नॉट फॉर ऑल वुमेन। एंड कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब जो उज्ज्वला 2.0 आएगी ना, आई है, उसमें चेंजेस कर दिया है कि पहला रिफिल फ्री कर दिया, एंड उसके बाद के जो रिफिल्स हैं उसमें हमें सब्सिडी मिलेगी, बट इसके बियॉन्ड उनको फ्री में सिलेंडर नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं, पहला रिफिल उनको फ्री में दे रहे हैं, बाकी रिफिल में सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड बेनिफिशियरीज हम आइडेंटिफाई करेंगे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा के बेसिस पर, ठीक है। तो पहला कनेक्शन पहला फ्री दे दिया, उसके बाद एक पहला रिफिल भी फ्री दे दिया, एंड इसका बेनिफिट क्या है? हमारा ट्रिपल विन होगी हमारी। सो क्लियर? इसके बाद चलते हैं हमारा लखपति दीदी। अब लखपति दीदी पर बहुत ज्यादा इस बार फोकस हो रहा था, बजट में तो बहुत बोला है इन्होंने ये लखपति दीदी। तो लखपति दीदी क्या है? लखपति दीदी यही है कि रूरल वुमेन को एम्पावर करो ताकि वो लखपति बन जाए, ठीक है। उनकी जो हमारी फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम है, वो 1 लाख रुपीज क्रॉस कर जाए थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारा क्या करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को टारगेट करता है अंडर हमारा एनआरएलएम। एंड उनको क्या करेंगे? अब उन्हें लखपति बनाना है तो क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, किसमें? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बल्ब बनाने सिखा दिए, ड्रोन ऑपरेट करना सिखा दिया, टेलरिंग के काम सिखा दिए। तो ये सब ट्रेनिंग करवाओ ताकि वो अपनी फाइनेंशियल इनकम बढ़ा सकें, ठीक है। और सब्सिडीज देंगे, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। अप्रोच क्या रहेगी हमारी? माइक्रो एंटरप्राइज मॉडल रहेगा। एंड इसमें क्या है? एक कास्केड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी है। व्हाट इज कास्केड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी? तो हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब यही है वो कैस्केड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी। तो एक हम लेकर आ देंगे ट्रेनर्स, हाई लेवल पर हमने ट्रेनर्स को बनाया, सिखाया, वो ट्रेनर्स जाएंगे रीजनल लेवल्स पर, बाकी ट्रेनर्स को सिखाएंगे और फिर वो फर्दर नीचे जाकर दूसरों को सिखाएंगे। तो ये हमारी कास्केड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, ठीक है। सो एसएचजी मेंबर्स को लखपति बनाना है हमें वाया लखपति दीदी स्कीम। फिर आती है हमारी मोदी जी की फेवरेट जल जीवन मिशन। क्या है जल जीवन मिशन का पर्पस? हर घर नल से जल, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवाना। तो क्वालिटी पोर्टेबल वाटर मिले एडिकेट क्वांटिटी में, और उसकी प्रिस्क्राइब क्वालिटी हो, रेगुलर बेसिस पर उन्हें मिले। एंड इसके बियॉन्ड भी इसमें कुछ और फीचर्स हैं, जैसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड साथ ही इसमें कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच भी है। क्लियर? उसके अलावा हम इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे, जैसे आईओटी सेंसर फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग की वाटर सप्लाई आ रही है, क्वालिटी कैसी है, क्या है। इसके बाद आती है हमारी पीएम इंटर्नशिप स्कीम। अब ये भी इस बार बहुत बोली है इन्होंने। तो क्या चल रहा था इस पे? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। अब नौकरी तो मिल नहीं रही, तो नौकरी नहीं मिल रही, तो इसीलिए इंटर्नशिप तो प्रोवाइड करवा दो कम से कम, अगर नौकरी नहीं देना चाहते बेरोजगारों को। तो उसका बस पर्पस वही है, स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाओ, इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाओ, स्टाइपेंड दे देंगे उनको 5,000 का। सो नौकरी मिले ना मिले, इंटर्नशिप जरूर लगवा देंगे। क्या पर्पस है इसका? स्किल द ब्रिज गैप, इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, सब जगह पर। अब कुछ पैसा इसमें गवर्नमेंट देगी और बाकी पैसा उनके सीएसआर फंड से ले लेंगे प्राइवेट सेक्टर के। बट ध्यान में रखना, इसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हैं। आईआईटीज, एनआईटी, सीए, एमबीबीएस, उन सबको मना कर दिया कि तुम्हारी इतनी बढ़िया आईआईटी की डिग्री है फिर भी तुम इंटर्नशिप के लिए हमारे पास आ रहे हो, सो सॉरी वी कैन नॉट डू दैट। इसीलिए दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। फिर आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की इंपॉर्टेंट स्कीम्स। नाउ स्वच्छ भारत मिशन 10 इयर्स कंप्लीट, स्मार्ट सिटीज मिशन 10 इयर्स कंप्लीट, तो जरूरी हो गई है हमारे लिए। स्वच्छ भारत मिशन, ध्यान में रखना, जो स्वच्छ भारत मिशन का अर्बन कंपोनेंट है दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बट जो स्वच्छ भारत ग्रामीण है ना, उसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? हमारा जल शक्ति, ड्रिंकिंग वाटर वाला। क्लियर? सो पर्पस क्या था स्वच्छ भारत मिशन का? बना स्वच्छ भारत या नहीं बना? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओपन डिफिकेशन खत्म करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करो, क्लीनिनेस लेकर आओ अर्बन एरियाज में। तो अब इसका फोकस फर्दर एक्सटेंड कर दिया था। पहले खाली ओपन डिफिकेशन पे था, फिर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पे फोकस किया। अब ओडीएफ प्लस प्लस, वाटर प्लस सर्टिफिकेट्स, अब इसकी डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर फोकस क्या है हमारा?
अब इसको क्या बनाना चाहते थे, स्वच्छता को एक हम मास कैंपेन बनाना चाहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, इसके साथ हमारे बिहेवियरल चेंजेस भी लेकर आना इसका फोकस था। बट अनफॉर्चुनेटली वो बिहेवियरल चेंजेस 100 साल तक तो आने से रहे। तो आईईसी कैंपेन्स थे, स्वच्छ सर्वेक्षण थे एंड यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स इसमें हम यूज़ करेंगे। क्लियर? तो मास मूवमेंट बनानी है, सिटीजन पार्टिसिपेशन करवाना है। फिर आता है स्मार्ट सिटीज मिशन। अब स्मार्ट सिटीज मिशन की टाइमलाइन तो खत्म हो गई 31 मार्च 2025 को, 10 साल पूरे हो गए। कितनी स्मार्ट सिटीज बनी हमारी? सो इसका पर्पस क्या था, 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, सस्टेनेबल अर्बन सेंटर्स बनाएंगे। तो बाकी जैसी स्कीम्स होती है ना हमारी, अमृत वमृत, उन्हीं की तरह इसमें भी फीचर्स लेकर आ गए। तो जो सिटी के सारे एस्पेक्ट्स हैं, हाउसिंग, सैनिटेशन, मोबिलिटी, ई गवर्नेंस, एवरीथिंग वाज फोकस ऑफ दिस स्कीम। बट अनफॉर्चुनेटली पैसा ही नहीं मिला, फंडिंग ही नहीं आई। पहले फ्रांस ने बोला, टोक्यो ने बोला हम आ जाएंगे, हम दे देंगे, बट पैसा देने की बारी आई तो कोई भी नहीं आया। और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पर भी फोकस था, बट सबसे बड़ा इस स्कीम के साथ इशू यही था कि फंड्स ही नहीं थे। फंडिंग का ही सबसे बड़ा इशू था। फिर आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना। अब नाम से ही पता चल रहा है किसकी बारे में है, हाउसिंग के बारे में है। ठीक है, तो इसका जो अर्बन कंपोनेंट था उसमें क्या फोकस है, ऑल वेदर पक्का हाउसेस बनाना। अब इसमें भी क्राइटेरिया है, सारे एलिजिबल नहीं है इसके अंडर, उस क्राइटेरिया की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें सारे अर्बन एरियाज कवर होते हैं हमारे बेस्ड अपॉन हमारा 2011 का सेंसस। अब इसमें फोकस क्या है, इन सितु रीडेवलपमेंट भी करवा सकते हैं। जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग एरिया है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन से उसको इम्प्रूव करवा दो, क्रेडिट लिंक दे दो, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाओ, या फिर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली उसको पैसे दे दो, हेल्प करवा दो उसकी बनवाने में। सो यही इसके फीचर्स हैं। फिर गरीब कल्याण अन्न योजना। अब ये किसके अंडर है ये पता होना चाहिए। गरीब कल्याण अन्न योजना किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वो कोविड के टाइम पर हमने शुरू करी थी क्या, सस्ता राशन उनको प्रोवाइड करवाना, फ्री 5 किलो फूड ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट पर पर्सन पर मंथ टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर एनएफएसए। व्हाट इज एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब क्या कर दिया उसको, कोविड के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया था एंड इसको एक परमानेंट फीचर बना दिया। तो 5 kg फ्री राशन उन्हें मिलेगा एलिजिबल बेनिफिशियरीज को। उसके बाद स्वामित्व योजना। अब ये किसके अंडर है, स्वामित्व इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड रूरल लैंड ओनर्स विद ओनरशिप राइट्स वाया प्रॉपर्टी कार्ड्स बेस्ड अपॉन ड्रोन मैपिंग। तो ड्रोन मैपिंग से वो क्या करेंगे, उनका एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज योर जमीन, उसके बेसिस पर उनको उसकी डायरेक्टली राइट्स एंड उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सो अब इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, एक तो उनके पास एसेट हो गई कि हाँ मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये पूरा एरिया डिफाइंड है, दिस एरिया इज माइन, ये रहे मेरे लीगल डॉक्यूमेंट, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। एंड इसके बेसिस पर फर्दर अगर वो लोन भी लेना चाहते हैं तो वो इसको एज अ कोलैटरल यूज कर कर लोन भी ले सकते हैं। क्लियर? एंड इसमें हम एक्सटेंसिव ड्रोन्स को यूज करेंगे, सर्वे करेंगे इनहैबिटेटेड रूरल लैंड के लिए, एंड हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स बनवाए जाएंगे। तो जो हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उन सब में ये बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद हमारी इस बार भी बजट में एक और अनाउंस किया है, रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, रूरल की प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। तो वही जो हमारी रूरल एरियाज में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना और अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म करना। तो यूथ, लैंडलेस लेबरर्स, वुमेन सबको टारगेट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाओ, माइक्रो एंटरप्राइजेस पे फोकस करो एंड इनोवेशन लेकर आओ। फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम। सबसे इंपॉर्टेंट है पीएम मुद्रा योजना। मुद्रा योजना पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है तो दोबारा आने के चांसेस बहुत कम है, बट उसके 10 ईयर्स पूरे हुए हैं। क्या पर्पस था मुद्रा योजना का, सिंपल पर्पस ध्यान में रखना, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करवाना नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन एग्रीकल्चरल स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, सबके लिए नहीं है ये, एंड स्पेसिफिकली नॉन एग्रीकल्चरल के लिए। तो एग्रीकल्चरल लोन्स नहीं मिलेंगे इसमें, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन एग्रीकल्चरल, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो इसमें 3 कैटेगरी के लोन्स आते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। ये ध्यान में रख लेना, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु सबसे कम, किशोर उससे मीडियम और तरुण उससे भी ज्यादा। क्लियर? फिर आती है हमारी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में क्या है, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग हमारा एससी एसटीज एंड वुमेन। तो क्या करवाएंगे, उनको लोन प्रोवाइड करवा देंगे एंड क्रेडिट गारंटी, हैंड होल्डिंग, सब में गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी।
तो क्या करना है हमें? वुमेन एससी/एसटी एंटरप्राइजेस पर फोकस करना है इसके अंडर। फिर आता है स्वामी फंड 2। स्वामी फंड 2 में क्या है? प्रोवाइड लास्ट माइल फंडिंग। सो हमारे जो अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं फंडिंग की कमी की वजह से, उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, फंडिंग प्रोवाइड करवाएगी। सो दिस विल बी अ पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल ब्लेंडेड फंड। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव करवाओ और होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। अब इसके बाद आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। अब ये दोनों स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गवर्नमेंट ने, स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा स्पीचेस में मेंशन थी ये। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पर्पस क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? सबसे पहले तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, इनके डिफरेंसेस को समझ लेना। सो इस मिशन का सिंपल पर्पस है, इंडिया को क्या बनाना है? ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाना है, प्रोडक्शन, यूज और एक्सपोर्ट के लिए। और हमारा टारगेट क्या है? 5 MMT पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी 2030 तक आ जाए। अब इसको वो क्या कर सकता है? 500 बना देगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर बेनिफिट क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और डीकार्बनाइजेशन होगी। हमारे जो पेरिस एटसेट्रा के टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे। अब इसका आउटले कितना है, ये सब क्या है, वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर मतलब सोलर हाउसेस। तो समझ जाओ, नाम पढ़ के ही समझ जाओ कि इसकी में किस चीज की बात हो रही है। हमारी हाउस होल्ड सोलर एनर्जी की बात हो रही होगी। तो उसका ऑब्जेक्टिव वही है, एम्पावर करना हाउस होल्ड्स को टू हार्नेस द सोलर एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रूफटॉप सोलर के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। अप टू 40% कॉस्ट कवर करेगी, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाएगी रूफटॉप में ताकि उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। अगेन बेनिफिट क्या है? इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट होगा, डीकार्बनाइजेशन होगी, हमारे पेरिस क्लाइमेट एक्सेट्रा के जो टारगेट्स हैं वो भी हम अचीव कर पाएंगे। एंड इसमें अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि खाली अर्बन एरियाज नहीं, इसमें हम सोलर विलेजेस पर भी फोकस करेंगे। सो मॉडल सोलर विलेजेस बनाए जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। एंड कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इसको? जो हमारे डिस्कॉम्स हैं एट द स्टेट लेवल, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आता है पीएम कुसुम। कुसुम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान था। इसका पर्पस क्या था पीएम कुसुम स्कीम का? सोलर एनर्जी को प्रमोट करना इन एग्रीकल्चर सेक्टर और डीजल डिपेंडेंस कम करना। तो हमारे जो भी पंप सेट एक्सेट्रा यूज करते हैं ना, तो वो सब सोलर कनेक्टेड पंप्स दे दो उनको, सोलर एनर्जी से उनके पंप्स कनेक्टेड करवा दो। तो वही पर्पस था, स्टैंड अलोन सोलर पंप्स दे दो, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पंप्स करवा दो एंड डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट्स लगवा दो। फिर इसके बाद क्या है? हमारी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम। नाम से ही पता चल रहा है इसका पर्पस क्या था? यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना है रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में। फिर ये जो तो नेक्स्ट है ना हमारी बायो ई3 एंड न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए एंड इनफैक्ट मेंस के लिए भी। सो बायो ई3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर 3E कौन से हैं इसमें, उनका ध्यान में रख लेना, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका पर्पस क्या है? हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग लेकर आना और हमें बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का ग्लोबल लीडर बनना है। ठीक है, एंड लीड द नेक्स्ट बायो रेवोल्यूशन। अब इसमें वही R&D इनोवेशन पे फोकस होगा। फिर बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स लगाए जाएंगे जिनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, बायोटेक्नोलॉजी स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी हमारी। फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे बायो रिसोर्सेज यूज करके, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे एंड हमारी ग्रीन ग्रोथ होगी। तो यही सारा उसका फोकस है, पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा अराउंड बायोटेक्नोलॉजी और इंडिया एक लीडर बनेगा। एंड ऐसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस है, जैसे हाई वैल्यूड बायो बेस्ड केमिकल्स, बायोपॉलिमर्स, एंजाइम, फूड्स, हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर, एवरीथिंग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसका हमारा फोकस है इसमें। एंड इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस पीपीपी मॉडल विल बी एन इंटरेंसिक पार्ट इस पॉलिसी का। फिर आता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बजट में अनाउंस हुआ है। इसका पर्पस क्या है? हमारी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाना एंड अपना क्लीन रिलायबल एनर्जी सोर्स पर शिफ्ट करना। इसका जो एग्जैक्ट टारगेट है वो ध्यान में रख लेना, वो है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। अब वो 100 गीगावाट को हो सकता है 1000 दे दे, तो याद कैसे रखना है? 2047 तक का 100 का टारगेट है। 2047 में 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं आज़ादी के, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 2047 में एंड 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये टारगेट है हमारा। तो बेनिफिट क्या होंगे?
नेट ज़ीरो गोल्स अचीव कर पाएँगे, रिलायंस अपनी सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हम इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ पर फ़ोकस है, जैसे प्रेशराइज़्ड हेवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। अब ये सब साइंस टेक में पढ़ लेना। एंड इसके अलावा हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और जो एक और स्पेसिफिक चीज़ है वो है भारत स्मॉल रिएक्टर्स। ये क्या होंगे? 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी प्रीलिम्स के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। फिर क्या आता है हमारा पीएम मित्र। मित्र क्या है? मित्र इज अ लाई। बट इसमें मित्र का क्या मतलब है? इसमें मित्र का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल स्कीम। अब ये पूरा जुमला याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम बस मित्र ही याद रख लेना, दैट शुड बी सफिशिएंट। सो पीएम मित्र किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। इट इज रिलेटेड विद टेक्सटाइल। तो क्या करना है हमें? टेक्सटाइल पार्क बनाओ। डायरेक्टली हम बांग्लादेश वियतनाम को compete करना है तो हमें खुद के टेक्सटाइल पार्क्स बनाओ। पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह एक ही पार्क में सेटअप करवा दो। वहां पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होंगी, बस कंपनी आए अपना सेटअप करे और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे। कॉमन प्रोसेसिंग जोन, वर्कर हाउसिंग, वहीं पर उनको ठहराओ, सारी चीजें एक बढ़िया सा मेगा पार्क बन जाएगा, इंटीग्रेटेड रीजन बन जाएगा। फिर अनदर इंपॉर्टेंट वन हमारी बजट में अनाउंस हुई, वो है ज्ञान भारतम मिशन। अब ऐसे मिशन ढूंढ कर लाना उसकी आदत है, पूछता है वो प्रीलिम्स में। सो ज्ञान भारतम मिशन का पर्पस क्या है? हमारी मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना, प्रमोट करना। अब उनको हम सर्वे करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे अराउंड हमारी 10 मिलियन या 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग है सबको डिजिटाइजेशन कर दो, पूरी वर्ल्ड में ग्लोबली फैला दो, बता दो कि देख लो ये हमारा नॉलेज बेस है। तो उन्हें सर्वे करना, डॉक्यूमेंट करना और कंजर्व करना, उसके बेसिस पर एक डिजिटल रिपोजिटरी बना देंगे और उसके बाद उसकी ग्लोबल एक्सेस पे फोकस होगा। हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज विल बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल वाया इंटरनेट एंड मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी से उसको इंटीग्रेट करेंगे। एंड इट इज बेस्ड ऑन हमारा नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। तो स्पेसिफिक कंजर्वेशन टेक्निक्स डिजिटाइजेशन का यूज कर कर उन्हें प्रमोट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है हमारा स्टार्टअप इंडिया। अब ये भी अनदर फ्लैगशिप स्कीम है हमारी। किस पे फोकस है? स्टार्टअप पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना, उन्हें फंडिंग दिलवाना, एक फंड बना देना, यही सारी चीजें इसमें रहेंगी। बट ध्यान में रखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर है। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DPIIT। सो प्रमोट करो इनोवेशन, बूस्ट करो स्टार्टअप को ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप आए और जॉब क्रिएशन हो सके। अब इसके लिए स्पेसिफिक उनको टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड की हुई है, हमने सपोर्ट दिया है, मेंटरिंग सपोर्ट दिया है और एक स्पेसिफिक फंड बनाया है, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। ये किसके अंडर है? सिडबी के अंदर 10,000 करोड़ का फंड है। तो इसके बेसिस पर आगे उनको छोटे छोटे फंडिंग प्रोवाइड करवाएंगे। फिर एक स्टार्टअप इंडिया हब एंड सीड फंडिंग स्कीम भी बनवाई है ताकि अर्ली स्टेज सपोर्ट और मेंटरिंग मिल सके। तो पूरे स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आओ, जॉब क्रिएशन हो उसके थ्रू। फिर आती है हमारी पीएम स्वनिधि स्कीम। नाउ दिस हैज बीन रिवैम्प्ड, दिस इज आल्सो अंडर अपना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। अब इसमें क्या है? स्वनिधि। स्वनिधि इज स्ट्रीट वेंडर्स। ध्यान में रखना है किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्वनिधि इज स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो उनको क्या करेंगे? स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। पर्टिकुलरली किस लिए लेकर आए थे? पोस्ट कोविड जो उनकी हार्डशिप्स थी उसी लिए, ताकि वो पोस्ट कोविड के बाद अपनी लाइवलीहुड्स रिज्यूम कर सके और उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो कोलैटरल फ्री उन्हें लोन्स दे देंगे, यूपीआई लिंक कार्ड दे देंगे ट्रांजेक्शन लिमिट के साथ और कुछ एडिशनल कैपेसिटी बिल्डिंग और सब्सिडी स्केलिंग पर फोकस करेंगे। तो ये किसके लिए है स्कीम? स्वनिधि। दिस इज फॉर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। फिर आता है हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट। अब ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसका पर्पस क्या था? हमारी सारी की सारी ग्राम पंचायत को किससे कनेक्ट करवा देना? हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल से उनको कनेक्ट करवाना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उन्हें प्रोवाइड करवाना। सो दिस इज बेस्ड अपॉन हमारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करवा दो उनको, पीपीपी का यूज करो। अब बेनिफिट क्या होगा? हर गांव में, हर विलेज में, हर ग्राम पंचायत तक इंटरनेट पहुंच जाएगा। तो ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन सारी फैसिलिटीज उनको मिल पाएंगी। एंड दिस इज बीइंग फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। बट इसकी प्रोग्रेस भी बहुत स्लो चल रही है। फिर आता है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नाउ व्हाट इज मत्स्य? मत्स्य संपदा इज लिंक्ड विद फिशरीज। एंड जो भी संपदा वाली स्कीम होती है ना, ध्यान में रखना, जो संपदा वाली स्कीम्स होंगी वो सब हमारी फूड प्रोसेसिंग से लिंक्ड होती है। सो मत्स्य संपदा में क्या फोकस है हमारा?
फिशरीज प्रमोट करना, फिश प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी फिश एक्सपोर्ट्स को डबल करना, ताकि हमारी फार्मर्स की और ये फिशरमैन की इनकम डबल हो सके, फिश फार्मर्स की। तो इसके लिए कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट, सीड बैंक, सारी चीजें स्ट्रेंथन करेंगे, पूरी वैल्यू चेन पर फोकस रहेगा। ऐसे ही जो हमारी संपदा योजना है उस पे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे फोकस रहेगा। क्लियर? नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ना, गवर्नमेंट अभी किस पर फोकस कर रही है? गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन विकसित भारत। सो 2047 तक हमें क्या बनाना है? इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है। तो उस पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस शुरू हो गया है एंड उसमें हमारे 4 प्राइमरीली पिलर्स हैं या फोकस एरिया हैं, जो है हमारे यूथ, वुमेन, हमारे फार्मर्स एंड पुअर या फिर गरीब। ठीक है? तो इन पे प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं और वही सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, गुड गवर्नेंस, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। सो अभी बहुत ज़्यादा विकसित भारत पर फोकस शुरू हो चुका है गवर्नमेंट का एंड बहुत सारे कैंपेन्स भी चलाने शुरू कर दिए हैं। और इसमें सबसे पहले यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। वॉइस ऑफ यूथ बोल रहे हैं, आओ कंट्रीब्यूट करो, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करो और अपने आइडियाज़ दो विकसित भारत के लिए। तो बस ये ध्यान में रखना, विकसित भारत। सो ये हो गई हमारी स्कीम्स कंप्लीट। इसके बियॉन्ड जाकर भी ना वो इन स्कीम्स में कोई ना कोई नई स्टेटमेंट ऐड ऑन कर सकता है। सो अब अगेन सारी स्टेटमेंट्स मुझे याद नहीं रह सकती। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल मैं हर स्कीम की 10-10 कंपोनेंट्स, 100-100 फीचर्स याद रखूँ। अब पीटी 365 में उसने क्या किया? पीटी 365 में यही किया ना उसने, एक स्कीम के लिए 3-3 पेजेस दे दिए। 3 पेजेस में तुम्हारा सारे वर्ड, सारे कंपोनेंट्स याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। एग्ज़ाम के बाद वो बोल देगा कि हाँ, पीटी 365 से आया, मेरी मैगज़ीन से आया। बट क्या वो याद प कर पाना पॉसिबल है? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। सो इसीलिए जो भी नई स्टेटमेंट्स आएँगी, दे आर गोइंग टू बी न्यू फॉर एवरीवन एंड थोड़ा अपना लॉजिक, गेस वर्क वहाँ पर चलाना पड़ता है। ऐसे ही उसको हम अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को। वो नई स्टेटमेंट देगा ही देगा, उसका काम है। एंड हो सकता है इसके बियॉन्ड भी वो कोई स्कीम जाकर पूछ ले, जो इसमें हमने कवर नहीं करी है। सो डोंट वरी। अब ऐसी स्कीम यूजुअली क्या होती हैं कि वो किसी भी मैगज़ीन में नहीं मिलती हैं। उसके लिए तुम्हें एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ती है और मैगज़ीन में भी होगी तो बस उसका नाम लिख कर छोड़ दिया होगा, उसके कंपोनेंट्स नहीं होते। तो इसीलिए वो हर बार आती हैं, हर साल आती हैं एंड अगेन उसमें हमें सिंपल गेस वर्क के थ्रू ही करना। ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 100 पेज बैठकर गवर्नमेंट स्कीम्स के पढ़ रहा हूँ। उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। सो बेसिक अपना क्लियर जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं अच्छे से पढ़ लो, वो सब मैंने यहाँ कवर करवा दी हैं। जो बजट में इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं वो भी कवर करवा दी हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल एंड सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। सो इस लेक्चर की, इस पीपीटी की पीडीएफ यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल थिंक आईएएस एंड इन कार्ड्स की पीडीएफ आई विल बी रिलीजिंग वंस दिस वीडियो हिट्स 1000 लाइक्स। ठीक है? तो उसकी पीडीएफ भी मैं फ्री में रिलीज़ कर दूँगा एंड रिमेंबर दैट वी नीड योर सपोर्ट एंड योर सपोर्ट इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फोर्स जिसकी वजह से ये वीडियोज़ आ रही हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप ऑन सपोर्टिंग, ताकि आगे भी ऐसा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल सके यूट्यूब पर। ऑलराइट, एंड इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस, एनी अदर डाउट्स, यू कैन आस्क इट हमारे डिस्कस ग्रुप थिंक आईएएस में या फिर वाया कमेंट्स। सो प्लीज डू मेंशन कि कैसे लगे ये रिवीजन कार्ड्स, डिड यू लाइक देम, क्या हमें इन्हें आगे फॉरवर्ड लेकर जाना चाहिए और सब्जेक्ट्स के लिए भी करना चाहिए। सो प्लीज डू लेट मी know your feedback in the comments. All the best to you and have a great day.